हेलो एंड वेलकम बैक टू स्कूल जी। आई एम तोशीन, योर मैथ्स टीचर। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1। क्यों? हम पिछली वीडियो में हम कर चुके हैं इंट्रोडक्शन, है ना। क्या किया था हमने लास्ट वीडियो में? हमने पढ़ा था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, राइट। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी लिस्ट ऑफ द नंबर है जो किस तरीके से हमें मिलती है, एक पर्टिकुलर फिक्स्ड नंबर या एक पर्टिकुलर नंबर कह लो, एक फिक्स्ड नंबर कह लो, पर्टिकुलर या फिक्स डजंट मैटर, बट हाँ, अगर उस नंबर को क्या किया जाए, प्रीवियस टर्म में ऐड कर दिया जाए तो मुझे क्या है, अपनी नेक्स्ट टर्म मिलती रहती है ना। एक ऐसी लिस्ट ऑफ द नंबर जिसको कैसे हम निकाल सकते हैं, जो प्रीवियस टर्म में एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करते रहे तो हमें न्यू टर्म्स मिलती रहती है ना। तो ऐसी लिस्ट ऑफ द नंबर को कहा जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है? तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1, क्योंकि हम पहले कर चुके हैं कि 5.1 से पहले कुछ जो इंट्रोडक्शन पार्ट था दैट वी हैव डन, और आज आपके लिए कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम हल करने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। ठीक है, इसने कहा कि ये जो आपको चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, इन चारों में से कौन सी सिचुएशन आपको एपी फॉर्म करके दे रही है एंड वाई। वाई का मतलब तो आप सिंपल है, अगर एपी फॉर्म कर रही है बच्चे तो उसका मतलब क्या है, वो एपी क्यों फॉर्म कर रही है, क्योंकि एक पर्टिकुलर नंबर हम क्या है प्रीवियस टर्म में ऐड करते जा रहे हैं, इसलिए वो एपी है। ठीक है, रीजन तो सबका सेम रहने वाला है, अगर वो एपी है, बस निकालना क्या है, वो एपी है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिचुएशन लेते हैं। इस सिचुएशन नंबर 1, दैट इज द फैक्ट टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for the each additional kilometer। आपको मैंने करवाया था पिछली वीडियो में कि हम कोई भी टर्म है या हम एपी खुद से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे और कब हम निकाल सकते हैं एपी खुद से? अगर हमें फर्स्ट टर्म पता है तो, अगर हमें डिफरेंस पता है तो। ठीक है, अगर मुझे फर्स्ट टर्म और डिफरेंस के बारे में पता है तो मैं खुद से भी एपी निकाल सकती हूँ। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, मुझे क्या निकालना है, मुझे टैक्सी फेयर के बारे में बताना है। आफ्टर ईच किलोमीटर, टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, ये जो सिचुएशन है पर्टिकुलर, इसके बारे में बात करनी है क्या, कि ये एपी फॉर्म करेगा या नहीं। जिसमें ये भी बताया है क्या, कि व्हेन द फेयर इज रुपीज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, दैट मीन्स आपके पास क्या आ गया है कि फर्स्ट टर्म यानी पहली टर्म तो आ गई है 15, और कहा गया है कि रुपीज 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, रुपीज 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी अगर उसने, कोई भी ट्रैवलर है, उसने टैक्सी में 2 किलोमीटर ट्रैवल किया है, तब उसे रुपीज 15 तो पे करना ही करना है। साथ में उसे कितना पे करना है, 15 प्लस 8 कितना होता है, 15 प्लस 8 इज 23। समझ आया? ठीक है, अब 23 चल पड़ा है वो, ठीक है, तो उसने एक और किलोमीटर ऐड कर दिया कि 3 किलोमीटर चलते हैं। 3 किलोमीटर जा रहा है, तब यानी कि उसको एडिशनल के लिए पे करना है ना। एडिशनल के लिए कितना है, 8 किलोमीटर, 8 रुपए, है ना। 8 किलोमीटर तो नहीं है, तो इसी तरीके से क्या है, अगर आपका क्या है एक और किलोमीटर ऐड हो जाता है तो 8 रुपए हमें एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो पहले हम 2 किलोमीटर के लिए 23 रुपए पे कर रहे थे, अब 3 के लिए कितना हो जाएगा, 23 प्लस 8। 23 प्लस 8 मीन्स कितना हो गया, 31। क्लियर है? सिमिलरली आप क्या करो, कितना मर्जी ट्रैवल करते रहो, आपके पास ये लिमिट हो गया कि आप कितना मर्जी क्या है 1 किलोमीटर बढ़ाते रहो या 10 किलोमीटर बढ़ा लो, बट हाँ, 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद पर किलोमीटर का चार्जेस जो है वो रुपीज 8 रहने वाला है। ठीक है, पर किलोमीटर का चार्जेस रुपीज 8 रहने वाला। दैट मीन्स इफ आई ट्रैवल 4 किलोमीटर तो मुझे कितने रुपीज पे करने पड़ेंगे, 39। क्लियर हुआ? एंड सो ऑन। नाउ टेल मी वेदर दिस लिस्ट ऑफ द नंबर इज एन एपी और नॉट। ये एपी फॉर्म करती है, चेक कर लेते हैं। हमने क्या कहा, दिस इज A1, A2, A3 एंड A4। ठीक है, तो D की वैल्यू निकाली मैंने कैसे, A2 माइनस A1। A2 minus A1, that means 23 minus 15 gives you 8. Again, A3 minus A2 कितना है आपके पास, 31 minus 23, again it is 8. That means यहाँ पर तो रुक गए हम। अब A4 minus A3 कितना आया, 39 minus 31, again 8. That means the common difference is coming out to be the same. क्यों आ रहा है सेम, क्योंकि हमने सेम ही नंबर तो ऐड करते गए हैं, दैट इज व्हाई वी गॉट दीज टर्म्स।
राइट। सो ये जो सीक्वेंस है इट फॉर्म्स एन एपी, ये एपी फॉर्म करता है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। ठीक है, कोई सिलेंडर है आपके पास, उसमें कहा गया है कि कुछ अमाउंट है एयर का, वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब मुझे इस एयर के बारे में बात करनी है कि जो एयर है वो एपी फॉर्म करता है या नहीं। सिचुएशन क्या है, when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। मतलब क्या हुआ कि मैंने वैक्यूम पंप यूज किया उस सिलेंडर के साथ, जैसे ही एक बार वैक्यूम पंप यूज किया तो मुझे क्या है 1/4 ऑफ द एयर निकल गई, 1/4 ऑफ द एयर निकल गई, है ना। ठीक है, समझ में आया इतना। तो करते हैं स्टार्ट। अगर मैं मान लूं, क्योंकि अभी तो मुझे क्या है फर्स्ट टर्म के बारे में नहीं पता, ठीक है, यहाँ पर जो डिफरेंस के लिए मेरे को हिंट दिया गया है वो है 1/4 ऑफ द एयर, है ना। तो निकालते हैं इसको। अगर मैं मान लूं कि मेरे पास जो वॉल्यूम ऑलरेडी सिलेंडर में थी वो कितनी थी, V वॉल्यूम थी, इतनी एयर क्या है पहले से प्रेजेंट है। ठीक है, अगर इतनी एयर प्रेजेंट है तो जब मैंने पंप उसके साथ ऑपरेट किया तो उसने क्या किया 1/4 तो निकाल ली, 1/4 तो एयर निकाल ली। अब कितना बच गया कर लेते हैं। अगर मैंने क्या किया V में से 1/4 ऑफ V, 1/4 किसका, ऑलरेडी जो प्रेजेंट थी एयर उसका 1/4 निकाल लिया। ठीक है, तो ऑलरेडी कितनी प्रेजेंट थी, V प्रेजेंट थी, इस V का 1/4 निकाल लिया जाए तो कितना बचेगा, 3V/4 बचेगा। दैट मीन्स एक बार पंप यूज किया तो मुझे मिला 3V/4, इतनी एयर बच गई। अब ठीक है, इतनी एयर बच गई। अब जब मैंने दूसरी बार ऑपरेट किया पंप को तो फिर से क्या किया उसने 3/4 जो ऑलरेडी एयर थी इसका 1/4 क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। दैट मीन्स 3/4 इंटू यानी 3V का 1/4 क्या हो जाएगा 3V/4 इंटू 4, दैट मीन्स 16, राइट। इधर देखो भाई ध्यान से, 3V/4 इंटू में 1/4 आपको कितना देता है 3V/16, दैट ओनली आई हैव रिटन हियर। ठीक है, समझ में आया। तो जब मैंने क्या किया 3/4V में से 3V/16 यानी इतनी एयर निकाल ली तो क्या बचा मेरे पास। यहाँ पे कैसे सॉल्व करें, सिंपल मेथड हमने लगाना है, क्या कि एलसीएम मेथड लगाते हैं। एलसीएम मेथड लगाया, इधर आया 16 और यहाँ पर कितना आया 4 को डिवाइड किया, 4 गेट मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड वी गेट 12 एंड यहाँ पर 3। ठीक है, V साथ में क्या ले लिया मैंने, कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों के साथ था। तो आंसर क्या आया 9V/16। ठीक है, तो यानी अब इतनी एयर बच गई है 9V/16 एयर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब इस एयर का ये एयर बच गई। अब जब दोबारा से मैंने पंप को ऑपरेट किया तो इसका 1/4 ऑफ द एयर निकल जाएगा, यानी 9V/16 में से कितनी एयर निकालनी है 9V/64। समझ में आया। मैंने क्या किया, इसका 1/4 निकाल लिया, किसमें से, इसी में से, राइट। जब मैंने इसमें से निकाला तो मुझे अगेन क्या मिला, अगेन आप इसको सॉल्व कर सकते हो किसकी हेल्प से, इसको एलसीएम की हेल्प से, जैसे मैंने प्रीवियस सॉल्व किया। ठीक है, तो यहां पर क्या आया, नाउ 16 को जब मैंने 64 में एलसीएम आया, 16 को डिवाइड किया तो 16 से डिवाइड किया तो मुझे मिला कितना 4, 16 4 दा 64 एंड 9 4 दा 36 एंड 9 विल कम एज इट इज इनटू में V। ठीक है, तो ये कितना आया राजे, ये आया 27V/16, यानी अब कितना रह गया आपके पास एयर रह गया 27V/16। क्लियर हुआ। एंड सो ऑन, ये जो लिस्ट ऑफ द टर्म्स है ये कंटिन्यूअसली चलती रहेगी कि ये अब अमाउंट ऑफ द एयर बन गया है। ठीक है, अब हम पहली लाइन पे आ जाते हैं। क्या अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर एपी फॉर्म करता है, एपी फॉर्म कर रहा है तो क्या होना चाहिए, एक कांस्टेंट वैल्यू मस्ट बी एडिंग इन द प्रीवियस टर्म। ठीक है, अब यहां पर देखो, जब मैंने 3V/4 माइनस V किया मुझे मिला 1/4, लेकिन जब मैंने 9V/16 माइनस 3V/4 किया क्या मुझे 1/4 मिल रहा है, करके देखो, यू विल नॉट गेट। वाई, क्योंकि यहाँ पर देखो बच्चे,
यहाँ पर मैंने कब किया था 3v/4 माइनस 3v/16 इज इक्वल टू 9v ना। सिंपल मैथ्स यूज करते हैं हम कि मेरे को क्या करना है 3v या मैं कहूँ 9v/16 माइनस 3v/4 करना है। ये वाला स्टेप हम वापस से उठा लेते हैं। अगर ये टर्म आपके पास कैसी है पॉजिटिव है, इधर जाके क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, है ना। और यहाँ पर मुझे मिल रहा है कि 3v/16, डेफिनेटली ये माइनस का मान लीजिए, बट हाँ 1/4 तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि मुझे पता है फर्स्ट टू टर्म्स में से तो मुझे 1/4v मिल रहा है, लेकिन लास्ट यानी नेक्स्ट टू टर्म्स में से 1/4 तो v नहीं मिल रहा। तो दैट मीन्स ये जो आपके पास अब सिचुएशन बन गई है, दिस इज नॉट एन एपी। क्या है ये एक एपी नहीं फॉर्म करता। और रीजन क्या देंगे, द कॉन्जिक्यूटिव जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में वो सेम नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज नॉट एन एपी। क्लियर हुआ। सो रेस्ट टू पार्ट्स आई एम लीविंग फॉर यू, कि बाकी के दोनों पार्ट्स जो हैं वो आप खुद करने वाले हैं, बट हाँ कोई प्रॉब्लम आती है यू कैन डिस्कस विद मी, राइट। आप ध्यान रखना जैसे हमने इनको सॉल्व किया है सेम उसी पैटर्न पे बाकी दोनों क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं और बहुत ही इजी है, आराम से हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म a एंड द कॉमन डिफरेंस d आर गिवन एज फॉलोज। ये तो बहुत ही इजी हो गया है, राइट। आई एम जस्ट डूइंग 2 पार्ट्स फॉर इट, क्योंकि आप बहुत इजीली इसको कर सकते हो, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं लग रहा है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन 2 में आपको a और d दिया हुआ है, और ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि किसी भी एपी को फॉर्म करने के लिए अगर मेरे पास a है और d है तो वो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है, हम एपी खुद से बना सकते हैं अगर a की वैल्यू पता है और d की वैल्यू पता है। ठीक है, तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। a की वैल्यू आपको गिवन है 10 और d की वैल्यू भी है 10। ठीक है, यानी जो आपका एपी बनना है वो कैसे बनेगा 10, अब 10 में क्या ऐड कर दिया जाए डिफरेंस यानी कि 20, अब 20 में क्या ऐड कर दिया जाए 10, फिर से 30 एंड 40 एंड सो ऑन। ये आपके पास क्या चलता रहेगा, लिस्ट ऑफ द नंबर्स विल कंटिन्यू। और इसमें लिखा है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स, तो आपका यहीं पर ही आंसर खत्म हो जाता है। रेस्ट आप क्या करोगे, जैसे मैंने यहाँ पर 3 डॉट्स लगाई हैं, तो ये रिप्रेजेंट करता है कंटिन्यूएशन को। किसको, कंटिन्यूएशन की ये अभी चल रहा है। ठीक है, खत्म नहीं हुआ है, ये भी चल रहा है। ठीक है, तो आपने भी बस ये 3 डॉट्स लगा देनी है और यू कैन एंड योर आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके लिए मैं कर देती हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 4 देखते हैं। पार्ट 4 में आपको a की वैल्यू दी गई है -1 और d की वैल्यू दी गई है 1/2। ठीक है, सिंपल क्या किया मैंने कि फर्स्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म में ऐड कर देना है मुझे किसको, कॉमन डिफरेंस को। ध्यान से देखो, -1 अगर मैंने किया, -1 + 1/2 कितना होता है, यानी इट इज सिमिलर हो गया ना कि 1 में से -1/2 घटा दिया जाए, बट -1 बड़ा है तो टर्म कैसा रहेगा, माइनस का 1/2, राइट। अब -1 में से जब मैंने ऐड कर दिया किसको 1/2 को, तो मुझे मिल गया -1/2। अब -1/2 में जब ऐड किया जाएगा कॉमन डिफरेंस तो क्या मिलेगा 0। अब 0 में जब ऐड किया जाएगा तो मुझे मिलेगा 1/2 एंड सो ऑन। ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा। सो दिस इज माय एपी। बन गई ना एपी, वेरी इजी और आई शुड से सुपर इजी, है ना। अगर आपके पास a की वैल्यू है और d की वैल्यू, यू कैन प्रॉपरली मेक एन एपी। आप इसको बहुत ही इजीली कर सकते हो। क्या करो, एक जो आपको फर्स्ट टर्म दी है उसमें आप d को ऐड कर दो, फिर सेकेंड टर्म में फिर d को ऐड कर दो, फिर थर्ड टर्म में फिर ऐड करते रहो एंड सो ऑन। आप अपनी क्या कर सकते हो, एपी फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स यू विल डू योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रही हूं मैं यहाँ पर, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अब देखो यहाँ पर कह दिया है पहले से ही कि थर्ड क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स हैं वो सबके सब एपी हैं। क्यों, क्योंकि लिखा है यहाँ पर फॉर द फॉलोइंग एपीज, दैट मीन्स ये तो एपी है। अगर एपी है तो यानी यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम होने वाला है, राइट, होने वाला है। ठीक है, चलो करते हैं फिर। यहाँ पर भी आपके लिए 2 पार्ट्स कर रही हूँ मैं, 2 यू कैन मतलब 2 पार्ट्स आप अपने आप कर सकते हो। आई एम टेकिंग हियर फर्स्ट पार्ट, दैट इज
3, 1, -1, -3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये कंटिन्यूशन में चल रहा है। अब ये कह दिया पहले से कि ये तो एपी है, एपी है तो क्या होगा, इसका जो पहला नंबर है इस लिस्ट का वही मेरा क्या हो जाएगा, ए। हो गया ए की वैल्यू डन। अब निकालना क्या है, डी। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर ये तो एपी ही है तो आपने क्या है हर में चेक करने की जरूरत नहीं है, बट चाहो तो कर भी सकते हो। कैसे कि d इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1। a2 कितना है आपके पास 1 और -3 यानी कि फर्स्ट वैल्यू कितना आया -2। सिमिलरली अगर आपने क्या किया, इसको d को दोबारा से कैलकुलेट किया, कैसे a3 माइनस a2, क्या है a3 की वैल्यू -1 और इसकी वैल्यू कितनी है माइनस ऑफ +1 दैट इज -1। अगेन द वैल्यू इज -2 राइट। आप इसे सॉल्व करेंगे तब भी क्या होगा, -3 माइनस ऑफ -1 यानी माइनस माइनस प्लस, -3 + 1 अगेन गिव्स यू -2। क्लियर हुआ? दैट मीन्स एपी अगर हमें ऑलरेडी गिवन है तो उसका फर्स्ट नंबर ही क्या हो जाता है, मेरा फर्स्ट टर्म। और डिफरेंस कैसे निकलेगा, किसी भी दो पेयर ऑफ द नंबर्स को, कॉन्जिक्यूटिव पेयर ऑफ द नंबर्स को उठा लीजिए, उनका डिफरेंस निकाल दीजिए। क्लियर हुआ? गुड। चलिए सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट इज वेरी इजी, चलो हम कर लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट थोड़ा सा आपको लगेगा कि मैम ये तो फ्रैक्शन में नहीं है, ये तो डेसिमल में है, राइट। तो फोर्थ पार्ट ले रही हूँ मैं यहाँ पर। सेकेंड एंड थर्ड यू कैन डू ऑन योर ओन। 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। ठीक है, अगेन क्या है, आपको दिया हुआ है कि ये तो एपी है, सो आपका पहला नंबर जो है वो ए बन गया, दैट इज 0.6। अब d की वैल्यू निकालना तो बड़ा आसान है, दैट इज a2 माइनस a1। a2 कितना है 1.7 माइनस 0.6 कितना आया 1.1, यानी d की वैल्यू आ गई 1.1। क्या ये नेक्स्ट में भी ऐसा ही है, a3 माइनस a2। a3 कितना है 2.8 माइनस 1.7 कितना आया 1.1 अगेन, दैट मीन्स ये तो फिर से सेम आ गया। अब देखो यहाँ पर बेटा, आपको नोटबुक में या कहीं पर भी जब आप नोट कर रहे हो या आंसर कर रहे हो, जिससे सर्कल आपने फॉर्म नहीं करना, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए कर रही हूँ मैं, वो हाथ चला जाता है ना टीचर का, तो आपने इसको अपनी नोटबुक में सर्कल नहीं बनाना, ठीक है। चलो ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि हाँ आपका जो फोकस है वो इस पे कॉन्सेंट्रेटेड ही रहे कि हाँ इधर भी 1.1 आया और इधर भी 1.1 आया। बट अगेन इफ आई विल सॉल्व a4 माइनस a3 तब भी मुझे आंसर क्या मिलने वाला है 1.1। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास a की वैल्यू आ गई 0.6 और d की वैल्यू आ गई 1.1। क्लियर है, समझ आया? चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा है क्या, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। यानी अब मुझे क्या है बताया नहीं गया कि ये एपी है, जैसे कि थर्ड में कह दिया था कि ये तो एपी है। यहां पर मुझे खुद से चेक करना पड़ेगा कि ये एपी है या नहीं। फिर देखो क्या है, इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी फॉर्म करते हैं तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। यानी वो कॉमन डिफरेंस लिखिए और 3 मोर टर्म्स भी लिखिए। अब अगर एपी नहीं होगी तो क्या ये पॉसिबल है? अगर एपी ही नहीं है तो कॉमन डिफरेंस कैसे होगा? कॉमन डिफरेंस ही नहीं होगा तो 3 मोर टर्म्स भी नहीं लिख सकते, राइट। तो चलिए करते हैं। अगेन यहाँ पर आपको 15 पार्ट्स दिए हुए हैं, मैं कुछ पार्ट्स ही आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, लेकिन जिसमें भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप वो मुझे बता सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग पार्ट 1। पार्ट 1 आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। पार्ट 1 आपके पास है 2, 4, 8 एंड 16 सो ऑन, ठीक है। क्लियर है? अब हम इसमें चेक कर लेते हैं कि इसका फर्स्ट जो नंबर है वो तो ए हो गया, वो हम बाद में भी कर सकते हैं। पहले चेक करना क्या है कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो जब मैंने d निकाला, d क्या कहा a2 माइनस a1 दैट इज 4 माइनस 2 कितना आया 2, राइट। अब मैंने क्या किया a3 माइनस a2 किया तो कितना आया 8 माइनस 4, ये तो 4 आ गया, ये तो 4 आ गया विच इज नॉट इक्वल टू 2, है ना। यानी कि फर्स्ट स्टेप में ही मेरे पास क्या आ गया कि ये तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। सो दिस इंप्लाइज a2 माइनस a1, ये जो कॉमन डिफरेंस है इज नॉट इक्वल्स टू a3 माइनस
A2, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस डज नॉट फॉर्म एन AP, दिस डज नॉट फॉर्म एन AP, ये एक AP फॉर्म नहीं करता। ये जो आपको सीक्वेंस दिया है ये AP तो फॉर्म नहीं करता डेफिनेटली, तो आंसर यही खत्म हो गया, राइट। अब करते हैं कुछ और पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है, चलो सेकंड पार्ट ही ले लेते हैं। सेकंड पार्ट में कुछ फ्रैक्शन है और कुछ कंप्लीट वैल्यूज है। तो 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन, राइट। आपको चेक करना है वेदर दिस लिस्ट ऑफ द नंबर फॉर्म AP और नॉट। अगेन यही प्रोसीजर रहने वाला है हमारा, ठीक है। देखिए D की वैल्यू क्या निकाली मैंने, A2 माइनस A1, दैट मीन्स 5/2 माइनस 2। अब यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, एक फ्रैक्शनल वैल्यू है और एक कंप्लीट यानी इंटीजर वैल्यू है। क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हो? यस, डेफिनेटली यू कैन सॉल्व इट बाय टेकिंग एलसीएम। यहाँ पर मैं इसे 2/1 लिख सकती हूँ जिसमें कोई इशू भी नहीं है। तो इसे जब सॉल्व किया मेरे पास आया एलसीएम 2 और यहाँ पर आ गया 5 और ये बन गया आपके पास 4, बन गया ना। क्यों? क्योंकि 1 से जब मैंने डिवाइड किया एलसीएम को, आई गॉट 2 एंड 2 देन विल गेट मल्टीप्लाइड बाय द न्यूमरेटर, यहाँ पर आ गया 4 और मुझे मिला क्या, 1/2, ठीक है। ये इस पे ध्यान रखना कि A2 माइनस A1 तो 1/2 आ रहा है। नेक्स्ट करते हैं क्या, कि मेरे पास A3 माइनस A2 क्या आता है, A3 है 3 और A2 है 5/2। 3 माइनस 5/2 कितना है, अगेन इसको भी हम प्रीवियस मेथड की तरह सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम मेथड से, जो कि क्या देने वाला है आपको, 6 माइनस 5 दैट इज अगेन 1/2, यानी यहाँ पर भी 1/2 आ रहा है। अब करते हैं लास्ट यानी कि A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 दैट इज 7/2 माइनस 3, 7/2 माइनस 3 अगेन क्या होगा, आप इसको एलसीएम मेथड से यूज कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, दैट विल बी 7 माइनस 6, ठीक है। 7 minus 6 will again give you 1/2, that means यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है। तो आप क्या लिखेंगे, this implies A2 minus A1 is equals to A3 minus A2 and this also is equals to A4 minus A3 which is equals to D। फिर क्या है वो कॉमन डिफरेंस, ठीक है। सो आपने क्या लिखना है, सो A आप पहले लिखेंगे कि this forms an AP, so this forms an AP, ठीक है। अब ये क्या क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया? नहीं, अगर AP है तो मुझे क्या चाहिए, राइट द कॉमन डिफरेंस एंड 3 मोर टर्म्स। क्लियर है? तो ये तो क्या है, फॉर्म कर रहा है AP। लिख दीजिए साथ में वेयर A इज इक्वल्स टू, A क्या है, A मतलब पहली टर्म, A तो मेरे पास है 2 एंड D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू है 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर 4 टर्म्स आ गई थी, मुझे 3 और लिखनी है यानी A5, A6 एंड A7 लिख लेते हैं। A5 कितना हो जाएगा, A5 होगा A4 प्लस D, A4 यानी कि 5/2, सॉरी इट इज 7/2, इट इज 7/2 प्लस 1/2 कितना होगा, इट विल बी 8/2 एंड इट विल बी 4 एंड A6 की वैल्यू क्या होगी, A6 की वैल्यू होगी 4 प्लस 1/2 दैट विल बी 9/2, होगी कि नहीं, है ना, दैट विल बी 9/2। अगेन बेटा सिंपल है, इसको आप एलसीएम की तरह से ही सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ सब्ट्रैक्शन किया उसी तरीके से आप एडिशन कर सकते हो, ठीक है। A7 निकाला मैंने, A7 मतलब 9/2 प्लस 1/2, इट विल गिव यू 10/2 एंड विच टर्न्स आउट टू बी 5, यानी जो मेरी 3 मोर टर्म्स हैं वो कौन कौन सी हैं, 4, 9/2 एंड 5। क्लियर है, समझ में आया ये चीज, बहुत बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 5th पार्ट, ठीक है। 5th पार्ट कर रही हूं मैं आपके लिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे रूट वाली कुछ टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं। 5th पार्ट में गिवन है आपको क्या, 3 प्लस √2 प्लस 3 प्लस 2√2 3 प्लस 3√2 एंड सो ऑन, ठीक है। क्लियर है कि मेरे को क्या दे दिए, ये 4 टर्म्स दे दिया और पूछा क्या है कि ये AP फॉर्म करता है या नहीं। तो क्या करना है, सिंपल प्रोसीजर हमारा क्या चेक करना है, D चेक करना है, दैट इज A2 माइनस A1 यानी 3 प्लस √2 माइनस 3 इट गिव्स यू √2, 3 में से 3 गायब। अब किया क्या, A3 माइनस A2,
a3 कितना है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस a2। अब माइनस a2 किया तो राजत ध्यान रखना क्या कि यहाँ पर 2 टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं, तो दोनों टर्म्स के साइन चेंज होंगे, तो इट विल गिव यू -3 माइनस रूट 2। यहाँ पर देखो 3 से 3 फिर से कैंसिल हो गया और यहाँ बचा क्या 2 अंडर रूट 2 माइनस रूट 2। और हमें रिकॉल करना है अपना फर्स्ट चैप्टर का, जहां हमने इरेशनल नंबर से ऑपरेशंस या उनको कैसे सॉल्व करना है सीखा था। इरेशनल नंबर्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन किसकी हेल्प से किया जा सकता है, उनके कोफिशिएंट्स की हेल्प से, राइट। अब यहाँ पर रूट 2 का कोफिशिएंट है 2 और यहाँ पर है -1, यानी 2 - 1 कितना हुआ 1, सो आंसर विल बी रूट 2। ठीक है, समझ में आया। अब करते हैं हम अपना a4 माइनस a3। a4 कितना है 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस अगेन a3 में कितनी टर्म्स हैं 2, तो साइन जो चेंज होगा वो दोनों में होगा, दैट इज -3 एंड माइनस रूट 2। ये 3 से 3 फिर से कैंसिल हो गया और अगेन क्या करें हम कोफिशिएंट से डील करें, यहाँ है 3 यहाँ है -2, so again it gives you root 2, that means it comes out to be same in every case। तो आप क्या लिखेंगे, this implies a2 minus a1 is equals to a3 minus a2 is equals to a4 minus a3 and which is equals to d। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर किया था ना सेकेंड पार्ट में, रिमेंबर, which is equals to d। now this forms an AP, this forms an AP जहां पर where a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू आपकी फर्स्ट टर्म ही है, दैट इज 3। ठीक है, एंड d की वैल्यू है आपके पास रूट 2। क्लियर हुआ, d की वैल्यू है रूट 2, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास a भी है रूट 2 भी है, यानी डिफरेंस भी है। क्या हम आगे की 3 टर्म्स लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं, चलिए लिखते हैं। ठीक है, नाउ a5 जो है वो कितना होने वाला है आपके पास, a5 होगा a4 प्लस में d 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस रूट 2। अब सेम मेथड होने वाला है यहाँ पर भी कि जैसे हमने क्या किया सब्ट्रैक्शन में कोफिशिएंट से डील किया, उसी तरीके से एडिशन में भी कोफिशिएंट से ही डील करना है। यहाँ है 3 और यहाँ है +1, दैट इज 4 अंडर रूट 2। तो मैं लिख रही हूँ सिमिलरली आई कैन फाइंड आउट, आप खुद से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सिमिलरली आई कैन राइट a6 इक्वल्स टू 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 and a7 is equals to 3 plus 6 under root 2। क्लियर है, तो दैट मीन्स जो मुझे 3 एक्स्ट्रा टर्म लिखने के लिए बोला गया था वो कौन सी है, 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2 एंड 3 प्लस 6 रूट 2। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। तो चलिए विद दिस यू कैन डू कंप्लीट, आप अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हो, और कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज लेट मी नो। वैसे तो आने नहीं वाली है क्योंकि हमने बहुत ही इजी तरीके से किया है सब कुछ, हर एक का मैंने आपको मेथड करके दिखाया है। आप प्लीज इसी मेथड को फॉलो करिएगा, आपका कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा। क्लियर है, बट फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आई एम देयर फॉर यू। ठीक है, तो टिल देन stay tuned on Schoolzy and get the access to infinite learning. Thank you.